आज का जो टॉपिक है वो है आरएलसी सीरीज सर्किट। ये टॉपिक अपने नाम से ही खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सर्किट डायग्राम में से देखा जाए तो हमारे पास 3 कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। एक रेजिस्टर है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक इंडक्टर है जिसको एल से, एक कैपेसिटर है जिसको सी से। तो क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन एंड टू एंड है, आर का जो एंड है वो इंडक्टर के एंड के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह इंडक्टर का जो सेकंड एंड है वो कैपेसिटर के वो एंड के साथ कनेक्टेड है। इस वजह से इस एंड टू एंड कम्बिनेशन को सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। और ये जो सारी हमारे पास डायग्राम है ये आर एल सी सीरीज सर्किट की है। इस प्रैक्टिकल में होता ये है कि हम इनपुट पे वोल्टेज देते हैं जो कि इन तीनों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन में से गुजरती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंसेस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस इस इनपुट वोल्टेज को रेजिस्टर देगा उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जो इस वोल्टेज को या इस करंट को जो रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर करेगा उसको रेजिस्टेंस नहीं बल्कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम दिया जाता है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर इस करंट को या इस इनकमिंग वोल्टेज को ऑफर करता है इसको रेजिस्टेंस नहीं बल्कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। इन रेजिस्टेंसेस को जो रेजिस्टेंस रेजिस्टर ऑफर कर रहा है उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर करता है उसको एक्स एल से, और इसको नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरह जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑफर करता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दिया जाता है, उसको रिप्रेजेंट एक्स सी से किया जाता है। अच्छा, इस अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बात की जाए तो जो एक्स एल है दैट इज़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो रेजिस्टेंस से लीड करती है। कितने एंगल से? 90 से। इसको अगर हमने फ्रेजर वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से होता है कि रेजिस्टर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, और क्योंकि एक्स एल जो है वो रेजिस्टर से लीड कर रहा है बाय 90 तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये वो वे है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टर से 90 डिग्री पर लीड कर रही है। सिमिलरली सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक्स सी जो है वो लैग करती है किससे? आर से। कितने एंगल से? 90 के एंगल से। तो इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में लेना और सेकंड का जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ये यूँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ज़ीरो से बिलो है, मतलब ये लैग कर रहा है एक्स सी किससे? रेजिस्टर से बाय एंगल 90। अब बजाय इसके कि हम अलग अलग से फ्रेजर डायग्राम को बार बार डिस्कस करें, हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों फ्रेजर डायग्राम को एक सिंगल फ्रेजर डायग्राम की फॉर्म में ले आते हैं ताकि उधर से चीज़ों को डिफ़ाइन करना हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर अगर हमने उनको एक्सप्लेन करना है तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ना कि हमने सिंगल डायग्राम के में इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर दिया। रजिस्टर वही है, इसी तरह एक्स एल लीड कर रहा है जैसे यहाँ था, इसी तरह एक्स सी जो है वो लैग कर रहा है। तो ये हमारे पास एक कंबाइंड फ्रेजर डायग्राम है, किसकी वजह से? रजिस्टर की वजह से, इंडक्टर की वजह से और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस किस तरह से एक दूसरे की लीड करती हैं और किस तरह से लैग करती हैं, ये फ्रेजर डायग्राम इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि रेजिस्टेंस से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो लीड करती है बाय एंगल 90, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो रेजिस्टर से बाय 90 लैग करती है। तो उसके बाद हम एक्सएल और एक्ससी के फार्मूला की बात करते हैं। अगर एक्सएल के फार्मूला की बात की जाए तो इसमें एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। इसी तरह जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी है उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ से हम इसके पैटर्न को देख सकते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी दैट इज़ ओमेगा ज़्यादा होगी तो एक्सएल ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्स सी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, सो अगर लो फ्रिक्वेंसी पे बात की जाए जब ओमेगा की वैल्यू कम है तो एक्स एल डेफिनेट सी बात है लो होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ओमेगा कम है तो एक्स सी और ओमेगा का इन्वर्स रिलेशन है तो एक्स सी ज़्यादा होगा। ठीक होगा। इसी तरह अब अगर हमने हाई फ्रिक्वेंसी पे बात करनी है तो हर हाई फ्रिक्वेंसी पे इसका पैटर्न इन्वर्स होगा जाएगा। कैसे हमें पता चलता है? हम इसके फार्मूला में इससे देख लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी हाई है मतलब में ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है। अगर ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्स एल की वैल्यू भी डेफिनेट सी बात है डायरेक्ट रिलेशन है तो ज़्यादा होगा। लेकिन ओमेगा की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एक्स सी की वैल्यू कम होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, हम इस हाई फ्रिक्वेंसी वाले की बात को आगे लेके चलते हैं कि जब हाई फ्रिक्वेंसी एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्स सी। सो अगर हाई फ्रिक्वेंसी पर बात करें तो एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा है किससे? एक्स सी से। लेकिन आर की वैल्यू
इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने अगर फ्रेजर डायग्राम बनानी है तो हम क्या करेंगे कि एक्स एल का जो वेक्टर है उसकी लेंथ ज़्यादा कर देंगे एज़ कम्पेयर टू एक्स सी, ठीक है। तो ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि एट हाई फ्रिक्वेंसी एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्स सी, ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है कि हमें तो इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और ये एक छोटी वैल्यू है। इस छोटी वैल्यू को फॉर एग्जांपल ये 0.5 है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 5 तक है और इसकी वैल्यू 0 से लेके 15 तक है। अगर 15 में से ये 5 निकाल दूँ तो पीछे जो 10 रह जाता है, ठीक है। हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि ये एक बड़ी वैल्यू है एक्स एल की और एक्स सी की वैल्यू कम है। अगर बड़ी वैल्यू में से एक्स सी की वैल्यू निकाल दी जाए तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इतना सा पार्ट एक्स एल का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एल माइनस एक्स सी। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक्स एल है और इसमें से एक्स सी इतनी सी जितनी सी ये अमाउंट थी इसको हमने जहाँ से निकाल दिया, तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो एक्स एल माइनस एक्स सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये आपस में अटैच्ड हैं। ये आर है, इसके साथ सेकंड वेक्टर एक्स एल माइनस एक्स सी है, तो हमने रिजल्टेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट पहले के टेल को उसके हेड से मिलाए हुए हम इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सेम चीज़ वही यूज़ की है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। लेकिन हमने जस्ट जी निकालना है तो इधर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, तो जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब ये जी क्या है, ये जी बेसिकली एक कंबाइंड अपोजिशन है किस किस की, जो कि ये रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों मिलके the combined opposition offered by resistor, inductor and capacitor to the incoming current or to incoming voltage, ठीक है। तो जी जहाँ कहीं भी लिखा होगा, जी को इम्पीडेंस कहते हैं और इम्पीडेंस बेसिकली इम्पीड करना, रोकना, कितना ये तीनों मिलके इस इनकमिंग करंट को रोक रहे हैं, उसका फार्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो जी इज़ द combined opposition offered by three components resistor, inductor and capacitor। अच्छा, जब भी रेजोनेंस का फिनोमेनन होता है, हम क्या देखते हैं, जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था। उस में जहाँ पे मैक्सिमम करंट इस सर्किट में से आरएलसी सीरीज सर्किट में से फ्लो करता है, उसको हम रेजोनेंस का पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस होती है कैपेसिटर की और इंडक्टर की, इधर तीन कंपोनेंट है। जितनी रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है उतनी ये ऑफर कर रहा है, लेकिन ये इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो इनकमिंग करंट को सिर्फ जो अपोजिशन ऑफर करने वाले कंपोनेंट रह जाता है वो रेजिस्टर होता है, ठीक है। सो आरएलसी सीरीज सर्किट में जहाँ रेजोनेंस का पॉइंट होता है वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल और अपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफरिंग कंपोनेंट रेजिस्टर रह जाता है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर इसी सेम बात को यूज़ किया जाए तो एक्स एल जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इज इक्वल टू एक्स सी दैट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये रेजोनेंस के अवल जहाँ पे भी फिनोमेनन होता है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर इस फार्मूला में पुट करते हैं तो एक्स एल और एक्स सी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इन यहाँ पे पॉइंट ज़ीरो हो गया। सो इम्पीडेंस जो होगी वो सिर्फ रेजिस्टर की वजह से, आर की वजह से इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर रह जाएगा। सो इस सारे सर्किट में से एट रेजोनेंस मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है, बाकी दोनों ऑफर ही नहीं कर रहे हैं। तो करंट बस यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद वहाँ से चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला निकालना है, किस पॉइंट पर रेजोनेंस का अमल हो रहा है, हमने वो फ्रिक्वेंसी निकालनी है। इसके लिए हम स्टेप को यूज़ करेंगे। एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, एक्स एल का फार्मूला पुट कर दो इज इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्स सी का फार्मूला पुट कर दो 1 ओवर ओमेगा सी। ओमेगा को एक तरफ कर लो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। लेकिन ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के इक्वल होता है, तो ओमेगा की वैल्यू हमने पुट की है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। हमें तो ये फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो 2 पाई को इधर से आके डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। इस फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट में से। सो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी पर सिर्फ जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो रेजिस्टर है, इसके अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है आरएलसी सीरीज सर्किट में से। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना है, किस तरह फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं तो करंट का वेरिएशन कैसे होगी।
तो जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया जाता है और ऑब्जर्वेशन सारी लेके इसका ग्राफ बनाया जाता है, तो ग्राफ में हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है तो करंट फ्रिक्वेंसी और करंट के दरमियान करंट को वाई एक्सिस, फ्रिक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ रही है, वैसे ही करंट भी अलोंग वाई एक्सिस बढ़ता चला जा रहा है। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे करंट जाके मैक्सिमम होगा, वहाँ पे रुकेगा और उसके बाद वो करंट जो है वो बिलो आने शुरू हो जाता है। ये पॉइंट जिस पर करंट जाके मैक्सिमम हुआ है आरएलसी सीरीज सर्किट में, ये मैक्सिमम करंट है जहाँ इस फ्रिक्वेंसी को भी नोट करना है और करंट को भी नोट करना है। इस पॉइंट पर जो फ्रिक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ आर को रिप्रेजेंट कर रही है और इस पर जो करंट है वो आई मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हमने ग्राफ की मदद से फाइंड करना होता है। हम क्या करते हैं कि जो भी मैक्सिमम करंट आया था उसको डिवाइड कर देते हैं डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो भी वैल्यू आएगी उस पॉइंट को इधर अलोंग वाई एक्सिस मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमने एक्सटेंड करना है हॉरिजॉन्टली। जिस पॉइंट पर पहले जब करंट फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी तो राइज कर रहा था, इस पॉइंट पे जहाँ पे टच किया है इधर से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस के साथ हमने मिलानी है, ये आपको F1 देता है। इसी तरह इसी लाइन को मज़ीद प्लॉट करना है, एक्सटेंड करना है टिल जहाँ पे करंट फॉल कर रहा है। इस पॉइंट पर इसको मज़ीद हमने वर्टिकली एक्स एक्सिस के साथ मिला देना है। जिस पॉइंट पर ये जाके एक्स एक्सिस को टच करेगी वो F2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने डेल्टा एफ़ निकालना होता है। डेल्टा एफ़ बेसिकली जो जहाँ पे वैल्यू आती है F2, जिधर जाके इसने जहाँ पे टच किया और फिर जहाँ से F1 आया था, F2 माइनस F1 हमें डेल्टा एफ़ की वैल्यू देते हैं। और क्वालिटी फैक्टर अगर हमने निकालना है तो वो क्वालिटी फैक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है Fr डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। Fr को हमने इस फार्मूला की मदद से फाइंड कर लेना है। कोई जो भी कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू होती है सर्किट में, इसी तरह जो इंडक्टर यूज़ कर रहे हो उसकी भी कुछ वैल्यू, उनकी वैल्यूज़ को पुट करो, Fr की वैल्यू आ गई। Fr डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ जिसको हमने ग्राफ से फाइंड किया था। इन दोनों को चीज़ों को डिवाइड करके हमारे पास क्वालिटी फैक्टर आ जाता है। बस ये एक्सपेरिमेंट यही कुछ था।